बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का पॉडकास्ट बहुत अहम होने जा रहा है। इस पॉडकास्ट का पिछले 6 महीने से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। देखने वालों का बहुत इसरार था। हमारी कोशिश के बाद, बड़ी लंबी स्ट्रगल के बाद जो हमारे मेहमान हैं, इन्होंने हमारे पास आने की हामी भरी, क्योंकि इनकी अपनी कुछ बाइंडिंग्स हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं। उनको देखते हुए ये पब्लिकली उस तरह बात नहीं कर सकते थे। बाकायदा अप्रूवल के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं जनाब सैयद अली तबरेज़ बुखारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर। आप बिजनेस एंड रिसर्च कंसल्टेंट हैं डीएचए के, और ख़ास तौर पे डीएचए लाहौर फेज़ 10 के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। आपकी सारी कंसल्टेंसी रिसर्च के ऊपर, उसको बेस करते हुए डीएचए लाहौर ने उसको प्लान किया है और उसकी टाउन प्लानिंग की है। आगे काम करने जा रहे हैं। सर, डीएचए लाहौर फेज़ 10 के बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रो। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी कि मैं आपके पॉडकास्ट के ऊपर आऊँ। और मैं थोड़ी सी सिर्फ क्लैरिटी करना चाहता हूँ आपके इंट्रोडक्शन में, अपनी दिया था कि ये सब मेरी रिसर्च प्लानिंग के ऊपर उन्होंने अपनी टाउन प्लानिंग नहीं की। आई वाज वन ऑफ द पीपल जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। बड़े अरसे से इसके ऊपर काफ़ी मेहनत हो रही है। और उसी चीज़ पर मैं आपको बताऊंगा। तो जो टाउन प्लान अभी इसका बना रही है वो एक और कंपनी बना रही है, बट येस, हमने इसके अंदर इनपुट दी है और काफ़ी इनपुट इसके अंदर दी, और भी ढेर सारे लोगों ने ढेर सारी इनपुट दी। तो आई थॉट कि मैं सिर्फ वो चीज़ की क्लैरिटी करूँ कि अगर कल को कोई इसको देखता तो वो ये ना समझे कि वो सिर्फ मेरा किया हुआ काम है। वन ऑफ द पीपल जिसमें उसमें किया, और मैं तो अपना काम उसमें थोड़ा सा समझता हूँ। जी नहीं, मैं सारे लोगों से मिला हूँ मीटिंग्स में। उसमें मेरी ज़ाती राय ये है कि मुझे ये लगा है कि सबसे ज़्यादा इनपुट आपकी है। नहीं सर, थैंक यू सो मच। बहुत और लोग हैं जिनकी है, वो वोकल शायद मैं हूँ, और रिसर्च इसके ऊपर की है, बिल्कुल की है, काफ़ी रिसर्च की है। और मैं आपको इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिसर्च के बारे में मुख्तसर सा बताता हूँ कि मेरी एक कंपनी है जिसमें मैं बिजनेस कंसल्टिंग करता हूँ वेरियस फर्म साथ, लोकली और नेशनली। और डीएचए के साथ मैंने जी पिछले साल लास्ट ईयर जनवरी में काम अपना करना शुरू किया था। एंड एट दैट टाइम जो अभी के एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए हैं वो तब फेज़ 10 को देख रहे थे जी। तो उन्होंने मुझे तब इनकरेज किया कि बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ पीएचडी, तो उनका एक रिसर्च का इन चीज़ों का एक अप्रोच है। तो उन्होंने कहा कि यार फेज़ 10 अभी हम जो करने जा रहे हैं, इट्स सपोज टू बी द क्राउन जूल ऑफ डीएचए लाहौर, क्योंकि इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट आज तक इन्होंने कभी लॉन्च नहीं किया, ना ही तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आज तक एनविजन किया गया होगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दे एंड एवरीवन देयर एट द टीम हैड दिस व्यू के अब जो भी अर्बन टाउन प्लान्स बनने हैं, क्योंकि मैं तो इस काम में नया था, वो रिसर्च बेस होनी चाहिए। वो इस तरह होनी चाहिए कि लाहौर के और जो मसले मसाइल पड़ रहे हैं आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ को, लाहौर के अर्बन डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसमें सड़कों का है, उसमें पानी का है, उसमें बिजली का है, उसमें मोबिलिटी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ढेर सारी चीज़ें हैं जी। तो कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए, कोई ऐसा शहर बनाना चाहिए, ऐसे फेज़ बनाने चाहिए जो कि इस प्रेशर को सस्टेन कर सके अगले आने वाले 50-75 साल। 10 साल बाद, 20 साल बाद आबादी क्या होएगी, पानी की कितनी ज़रूरत होएगी, लाहौर की हवा की क्या होगा, स्कूल्स में कितनी रिक्वायरमेंट होएगी, हॉस्पिटल की कितनी होगी, मार्केटिंग कितनी चाहिए होगी, खाना पीना कितना चाहिए होगा, वेस्ट कितना होगा। ये सारे बड़े सवालात हैं। यू नो कि जब आप एक हाउसिंग सोसाइटी को चलाते हैं तो हम तो क्योंकि अपने घर में रहते हैं, हमें तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हम कभी सोचते नहीं है कि जो लोग इनको मैनेज कर रहे होते हैं उसके पीछे क्या साइंस है, और वो कितनी बड़ी टीम होती है जो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। तो तब मुझे मौका मिला कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की, और वो करते करते कोई हमने 60 रिसर्चेस कर ली हमने, जिसके हमने लाहौर के वेरियस डायमेंशंस और एंगल्स को पढ़ना शुरू किया। उसमें हमने इन्वायरमेंटल रिसर्च की, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च की, इकोलॉजी बेस्ड रिसर्च की, इकोनॉमिक रिसर्च की। और जब मैं आपको ये डायमेंशन बता रहा हूँ, इन सब के नीचे हमने कोई 10-10, 15-15 डिफरेंट रिसर्चेस की। लाहौर में हर रोज़ कितना बंदा ऐड होता है, गाड़ियाँ कितनी है लाहौर में, मोटरसाइकिल्स कितनी हैं, लाहौर का सबसे ज़्यादा हीट अर्बन हीट आइलैंड इंडेक्स किधर है, लाहौर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, लाहौर हर रोज़ पानी कितना कंज्यूम करता है, लाहौर हर रोज़ वेस्ट कितना निकालता है, कौन से यहाँ के नेटिव दरख्त होते थे, कौन से दरख्त चले गए हैं, क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। छोटी एक आपको मिसाल देता हूँ, अब आपको जुगनू नहीं नज़र आते होंगे, हम बचपन में हमें बहुत जुगनू थे, हमारे तो नेशनल फिलॉसफी के अंदर जुगनू इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। और अब देखिए जुगनू आपको शहर में तो ढेर सारी चीज़ें ऐसी जो कि हमारी अपनी आंखों के आगे वैनिश हो रही हैं, और उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, उनसे लेसन्स लर्न करने के लिए, और इस इकोलॉजी और इस सिस्टम को सेव करने के लिए, ताकि लाहौर को प्रिजर्व किया जाए, ये स्टडीज़ होना शुरू हुई थी। और उन स्टडीज़ की जो एक फाइंडिंग थी, उससे फिर फेज़ 10 का जो अर्बन टाउन प्लान अब बन रहा है, बना रहे हैं जो, वो उसके कोर का हिस्सा है वो। और आपको पता है कि जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है, और मैं आप ही के इस प्रोग्राम से सबको इनफैक्ट ये बताना चाहूँगा कि आप जब भी कहीं पे अपना घर लें या ले रहे हो, तो आप ओनरशिप तो ज़रूर देखें कि आपकी ओनरशिप आपके नाम पे होगी नहीं। जो दूसरा आपने उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है,
वो आपने लिवेबिलिटी देखनी है जी कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, अभी तो ये नई नई हाउसिंग सोसाइटी बनी है, ये मैनेजमेंट होगी यहाँ पे कि नहीं? मुझे बिजली की प्रॉब्लम पड़ेगी, अगर मेरा कल को ड्रेनेज नहीं चल रहा होएगा, मेरी ऐसी चीज़ें होएगी, सिक्योरिटी होएगी, मैनेजमेंट होएगी, सड़कों की सफाई होएगी, ये सारी चीज़ों का होएगा। ये जो हाउसिंग सोसाइटी है ये केपेबल है क्या मैनेज करने की? जी और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ढेर सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं वो बनती हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ बनती हैं, और वो बन के फिर एकदम उनकी मैनेजमेंट डिक्लाइन कर जाती है, क्योंकि दे आर पीपल सेंट्रिक। जी जो डीएचए के साथ काम करने का, और मैंने जो उनके मैनेजमेंट सिस्टम से सारा देखा कि इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर ऑपरेशनल वर्किंग, देयर एंटायर ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज़ रियली गुड। और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आए, वो सिस्टम, वो मशीन चलते रहती है, और बहुत चीज़ चलती रहती है। और लाहौर में मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 299 या 399 अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी आउट ऑफ 781 जो कि एलडीए के अपने रिकॉर्ड्स में है, सॉरी 399 है, और अप्रॉक्सीमेटली 358 इसमें से इलीगल या कैंसल्ड है। ठीक है, उनके पास अप्रूवल नहीं है या कैंसिल हो और यस अप्रूवल नहीं है, और या वो कैंसिलेशन हुई हुई है, या उनके कोई फड्डे चल रहे हैं, और 358 की फिगर है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली। तो कितना इसमें फ्रॉड भी होता है। तो अगेन इन सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर आप मुझे बताएं विच इज़ नंबर 1 इन लाहौर? सर डीएचए लाहौर। एग्जैक्टली आप मुझे बताएं कि लाहौर में किसी भी एरिया में जाके आप किसी भी इंसान से पूछें कि आप किधर रहना चाहोगे, किधर आपका घर होना है, सर पहला जवाब होगा डीएचए लाहौर। एग्जैक्टली। तो डीएचए हैज़ मेंटेन्ड दैट ओवर 40 years, और किसी वजह से उन्होंने मेंटेन किया, एंड दैट्स देयर ऑपरेशनल एक्सीलेंस। इट्स नॉट जस्ट द प्राइस ऑफ लैंड या प्लॉट की जो वैल्यू आप पे कर रहे हैं या आपके घर बनाने की कर रहे हैं, इट्स दैट वैल्यू एडेड सर्विसेज जो कि आपको बाद में मिलती हैं, जो कि डीएचए की लिविंग को इट मेक्स इट वर्थ लिविंग। मैं गुलबर्ग में 33 years रहा हूँ, और मुझे अभी कुछ 10 साल से ज़्यादा हो गए कि मैंने डीएचए मूव किया, एंड आई कैन टेल यू अ सी ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग बिटवीन इन गुलबर्ग एंड इन डीएचए। आई डोंट इवन मिस माई ओल्ड होम इवन दो आई लिव देयर फॉर 33 years। तो क्योंकि इतनी कंफर्ट है, इतनी प्राइवेसी है, एवरीथिंग इज सो वेल मैनेज्ड ओवर हियर, और ये अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको अकाउंट फॉर हम करते हैं एक रियल एस्टेट प्लान को, एक हाउसिंग सोसाइटी को, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को देखने के लिए। लिविंग, मोबिलिटी, एंटरप्राइज, आपका बिजनेस, इकोनॉमिक इंजन बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ वहाँ पे घर नहीं होते, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, कि यहाँ पे आके लोग अपने बिजनेसेस बनाते हैं, उससे नौकरियाँ जनरेट होती हैं, नौकरी, फिर लोग उधर आके चीज़ें खरीदते हैं, बिजनेस होता है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है, गुड्स की हो, सर्विसेज की हो। तो जो भी एक आपका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है, वो आपके शहर का इकोनॉमिक इंजन भी बनता है, और वो आपके शहर की जीडीपी, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि आपका लोकल प्रोड्यूस, सारे लोग मिलके जो इधर काम करें, सारे बिजनेसेस जो काम कर रहे हैं, उनकी मिलके वर्थ कितनी है डॉलर टर्म्स के अंदर। तो लाहौर की जीडीपी तकरीबन कोई 105 से 104 बिलियन डॉलर के हिसाब से आती है। तो इसमें हर इलाके की अपनी एक इनपुट है उसके अंदर। तो डीएचए का भी जो अपना एक इकोनॉमिक इंजन है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंजन। और लाहौर की विच इज़ द सेकेंड मोस्ट एंटरप्राइजिंग सिटी इन पाकिस्तान, कराची के बाद नेशनल सेक्टर को सबसे ज़्यादा लाहौर कंट्रीब्यूट करता है। तो लाहौर की अपनी जो इकोनॉमिक इंजन है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंजन। है ना, आपकी 435 बिलियन डॉलर्स की आपकी इकॉनमी, उसमें से 102 बिलियन डॉलर, 104 बिलियन डॉलर तो लाहौर कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ लाहौर। सिर्फ लाहौर। अच्छा सर, एक तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपका डीएचए लाहौर फेज़ 10 के साथ अमली किरदार क्या है, और एक शॉर्ट इंट्रो आपने देना है फेज़ 10 का एक लाइन में। श्योर। फेज़ 10 सर, इन अ वेरी शॉर्ट एंड अ वेरी स्ट्रेट वे मैं आपको बताऊंगा, इट्स द फ्यूचर ऑफ लाहौर। ठीक है, लाहौर में अगर किसी तरफ लाहौर का सबसे हॉटेस्ट फेज़ बनेगा, और हॉटेस्ट फेज़ से मतलब मेरा टेम्परेचर के हिसाब से नहीं, मेरा मतलब लिविंग और कमर्शियल और मोबिलिटी और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी आउटलुक और उसकी कनेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों से वो फेज़ 10 है। क्योंकि जितना बड़ा वो फेज़ है, और जो उसकी अर्बन प्लानिंग है, सारी चीज़ सर अर्बन प्लानिंग की है। अर्बन प्लानिंग आपकी लिविंग को और आपकी एंटरप्राइज को, आपकी मोबिलिटी को, आपकी कनेक्टिविटी को, इन सारी चीज़ों को अकाउंट फॉर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेजिलियंस, के अगले 15-20 साल 30 साल बाद जो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इस इलाके के ऊपर आबादी बढ़ने का, वो प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं, बारिशों का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा नहीं, गाड़ियों का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा नहीं, इकोनॉमिक की इंक्रीज एक्टिविटी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा नहीं। ये सारी चीज़ों के ऊपर से ना आपका रेजिलियंस, जिसको हम कहते हैं अर्बन रेजिलियंस, ये आपकी अर्बन टाउन प्लानिंग के अंदर आती है जी। और ये मैं आपको इस चीज़ की गारंटी करके कहता हूँ कि इसका अर्बन टाउन प्लान जैसा अर्बन टाउन प्लान पूरे पाकिस्तान में आज तक बना नहीं होएगा, ना बनेगा, क्योंकि इस पे रिसर्च इतनी, उसकी रेलेवेंस लोकल बहुत ज़्यादा है। हम बहुत ज़्यादा दफ़ा ना कोई हांगकॉन्ग की या कोई मकाओ की या कोई सिंगापुर की या किसी और
एक और रीजन की ना हम शहर की अच्छी मिसाल लेके आके हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हम अपने शहर की प्रॉब्लम्स क्या हैं और इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हमें क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए। हमें लोकल प्रॉब्लम्स के लिए लोकल सोल्यूशंस होते हैं, क्योंकि उसके डायनामिक्स वो एक प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करिए एक सारी चीज़ के अंदर, आपने उसी चीज़ को ही ठीक करना है, आप उसके अंदर से नहीं कर सकते हैं। आप अगर आज आप जकार्ता जाएं या बैंकॉक जाएं, थाईलैंड, तो आप देखेंगे कि वो शहर दे आर मेगा सिटीज़, बट उन शहर की जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं उनकी ट्रैफिक मोबिलिटी की, वो उनको आज तक नहीं सॉल्व कर सकते, ना वो कर पाएंगे आगे जी। क्यों? क्योंकि वो सड़कों का साइज इतना छोटा ही है, वो शहर इमारतें बड़ी से बड़ी खड़ी हो जाएंगी, मगर वो 2 लेन रोड जहाँ आके बन जाती है वो वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि उसकी दोनों तरफ इमारतें खड़ी हैं, उसको नहीं ग्रो कर सकते। जी सर, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, अच्छा लॉन्चिंग की और बैलेटिंग की बाद में मैं आपसे करूंगा, आपसे पूछूंगा जी, लेकिन उससे पहले आप मुझे लोकेशन एंड कनेक्टिविटी के ऊपर। अच्छा, लोकेशन तो सर इसकी रिंग रोड से होएगी और कनेक्टिविटी इसकी, लोकेशन इसकी जो है ये आपकी फेज़ 9 के पीछे से लेके एक बहुत बड़ा स्वॉथ ऑफ लैंड है, आई थिंक सो अप टिल लाइक लेक सिटी ये कवर करेगा, और अभी तक ये ग्रो कर रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 लाख केनाल तक अप्रॉक्सीमेट इसके अंदर आ रहा है, और इट्स अ साइज ऑफ अ स्मॉल सिटी, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लिटिल फेज। इसको फेज तो हम इसको करके लॉन्च करें, बट मैं कहता हूँ फेज 1 टू फेज 9 भी आप DHA का मिला लें तो फेज 10 से छोटा है वो जी। तो फेज 10 इस स्केल का आ रहा है। सिटी विद इन द सिटी, इट इज अ सिटी विद, इट्स अ सब सिटी, इट्स अ सिटी विद इन अ सिटी, एंड इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रॉपर सब सिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसका अपना इकोसिस्टम होएगा, अपना एक इकोनॉमिक इंजन होएगा, अपना सस्टेनेबल गवर्नेंस मॉडल होएगा। मेरे ख्याल से DHA की तो जो इसको मैनेज भी जो करेगा इसके लिए एक सेपरेट वो करेंगे, क्योंकि इतने बड़े स्केल का जो आई एम अज्यूमिंग एंड आई थिंक सो इतने बड़े स्केल की जो एक सब्सिडी होएगी उसको वो अपने इसके साथ आई डोंट थिंक सो कि वो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो ऑफिशियल्स ने ये बताया कि उसका सारा सिस्टम मैनेजमेंट ऑफिस हर चीज़ जी बिल्कुल अलग अपना होएगा। अच्छा, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सबसे उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो वो है इज इट्स लिवेबिलिटी एंड व्हाट इट इज ऑफरिंग फॉर द नेक्स्ट 75 ईयर्स। जबरदस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एंड आई डोंट थिंक सो कि लाहौर के अंदर कोई भी इस वक्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है, और मैं सिर्फ DHA का एज अ स्पोक्स पर्सन नहीं बात कर रहा हूँ, नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर DHA, लेट मी टेल यू दिस, आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आई एम अ रिसर्चर, और ये मैं रिसर्च की थी जिसके अंदर DHA वर्सेस अदर, ये मेरी अपनी जो पॉलिसी की वेबसाइट है जो कि आई होप आप अपनी स्क्रीन के ऊपर शेयर करें, दिखाएं। हमने उसके ऊपर जो 60 रिसर्चेस की हैं उसके अंदर ये सारी पब्लिकली अवेलेबल डेटा है जिसको हमने रन किया यूजिंग वेरियस AI टूल्स एंड वेरियस अदर टूल्स, और उसके बेसिस पे जो हमें डेटा मिला है हम उसके डेटा के बेसिस पे कह रहे हैं कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। द रीज़न वाई आपने खुद कहा कि आप DHA में रहना चाहते हो, कोई भी DHA में रहना चाहेगा, DHA इज़ नंबर 1 इज़ बिकॉज ऑफ द वे दैट दे गवर्न, द वे दैट दे सेट थिंग्स अप, लिवेबिलिटी का, और दिस प्लेस हैज़ द बेस्ट लिवेबिलिटी इन द फ्यूचर। सर आज से 10 साल बाद का फेज 10 इन डिमांड, हाईली इन डिमांड, विजिबल नज़र आएगा काफ़ी कुछ, और क्योंकि तब तक आई बिलीव के इनके एक हाथ सेक्टर डेवलप हो चुके होंगे, फुली फंक्शनल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इन चीज़ों में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी कॉस्ट है इन चीज़ों की डेवलपमेंट की। प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर प्लानिंग तो इसकी मेटिकुलस है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग तो इसकी इतनी डिटेल प्लानिंग हो रही है, और इसकी टाउन प्लानिंग के लिए हमने दुनिया भर से इन्होंने DHA ने अर्बन टाउन प्लानर्स को बुलाया था। मैं उन प्रेजेंटेशन से बैठा हूँ जिसमें सिंगापुर से और दूसरे मुल्कों से लोग आए थे, उन्होंने आके उनको प्रेजेंट किए, उनको ढेर सारी चीज़, और इतनी डिटेल में इसकी प्लानिंग में जा रहे हैं। इन्होंने सबसे सुनी बातें, और फिर जो उन्होंने फर्म लोकली सिलेक्ट की है उसको सिलेक्ट भी इन्होंने सिर्फ इस वजह से किया कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाहौर बहुत अच्छी थी, उसमें लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इकोलॉजी, उसके प्रॉब्लम्स, एक एक चीज़ को, ट्रैफिक को, मूवमेंट को उनकी समझना बहुत अच्छा था। फिर DHA की अपनी लर्निंग जो थी वो इतनी डीप है इसके ऊपर, प्लानिंग इज़ इट्स सो डिटेल्ड कि आप जब इसको देखेंगे, जब इसका अभी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब जब इसको भी लॉन्च करेंगे अगस्त के अंदर, उसका अनाउंस करेंगे, तो आप देखेंगे कि क्या इन्होंने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी का प्लान किया कि इंटीग्रेटेड हाउसिंग आपकी इसके अंदर इस तरह होएगी कि 15 मिनट का नोड बना रहे हैं, इतना बड़ा आपको एक छोटा शहर बना रहे हैं, बट उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे आप 15 मिनट के अंदर पहुंच सकते हो। और 15 मिनट के अंदर ही इंटीग्रेटेड लिविंग में आपका स्कूल, आपका हॉस्पिटल, आपकी मार्केट्स, आपकी एंटरटेनमेंट, आपका हेल्थ केयर, एवरीथिंग इन 15 मिनट रेडियस इंटीग्रेटेड जोन के अंदर, जिधर मर्जी आप वहाँ पे रहो। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो इसकी इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग हो रही है। सर मास्टर प्लान में सबसे टॉप जो खसूसियात है चंद, वो क्या है? टॉप खसूसियत इसकी सबसे बड़ी जो है, अभी मल्टीपल हैं, आई डोंट नो, मैं अभी आपको उसके अंदर डिस्क्लोज, बट चले मैं आपको उसके अंदर सबसे मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस स्केल का इस पर बन रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि फेज 10 में अर्बन फ्लडिंग नहीं होएगी।
जितनी मर्जी बारिश हो जाए, फेज 10 में अर्बन फ्लडिंग नहीं होगी। फेज 10 इज गोइंग टू बी रिसोर्स अबंडेंट। फेज 10 में बिजली नहीं जाएगी कभी। फेज 10 में पानी नहीं कभी कम होएगा। लाहौर का हर साल 4 साल पानी नहीं, 4 फुट नीचे पानी जाई जा रहा है हर साल लाहौर का। और लाहौर का पानी बड़ा जहरीला है। और उसकी एक और बहस है, उसकी एक और बात है, इनके अपने एक्विफर्स बड़े कमाल होने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी है। ग्रीन शेड फेज 10 लाहौर से और फेज 10 के टेम्परेचर में कम से कम 3 से 4 डिग्री का फर्क होएगा। फेज 10 विल बिकम द ग्रीनेस्ट पार्ट ऑफ लाहौर। जितने फेज 10 में दरख्त होंगे, आई डोंट थिंक सो कि लाहौर में इतने दरख्त कहीं पे एक क्लस्टर में आपको मिलेंगे जितने फेज 10 में मिलेंगे। हर घर के बाहर दरख्त होंगे और इट इज़ ग्रीन लिविंग। क्योंकि लाहौर के अंदर अगेन वो एक और बात हो जाएगी, लाहौर का जो अर्बन हीट आइलैंड इंडेक्स है, लाहौर के अंदर से जो दरख्त पिछले 60 साल में 30 साल में हमने जो 60-65% ट्रीज हमने लाहौर के जो हमने ख़त्म कर दिए हैं। ऐसे एरियाज़ में आप वाबदा टाउन और इस किस्म के साउथ ऑफ लाहौर में चले जाएँ तो वहाँ पे अर्बन प्लानिंग और अर्बन टाउन डेवलपमेंट के नाम पे दरख्त ही नहीं है। आप देखिएगा घर घर के बाहर दरख्त ही नहीं है। आपको पार्क चले जाएंगे, पार्क में भी 2-3-4 दरख्त लगे हुए हैं। तो जब दरख्त कम हो रहे हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होएगी, तो कहाँ पे शेड प्रोड्यूस होएगा। तो फेज 10 इज गोइंग टू बी वेरी ग्रीन, वेरी, और वो ये इन्होंने कोर में डाला हुआ है उसके ESG जो उसके है ना, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये इसके कोर के अंदर इन्होंने अर्बन टाउन प्लानिंग में डाली हुई है। एंड हमें तो उसकी टाउन प्लानिंग का सुनते हुए और उसकी प्लानिंग को देखते हुए, क्योंकि ये तो अर्बन टाउन प्लानर्स का काम है और इनके अपने जो चीफ इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स, इनके अपने जो लोग हैं उनका काम है, लैंड वाले, उन सबका। आई गेट वेरी एक्साइटेड टू थिंक अबाउट इट कि यार चलो हमारे बच्चों के टाइम पे तो ऐसी ज़बरदस्त जगह पूरे शहर में देखने को मिलेगा। DH लाहौर के ऑफिस में एक आपने ब्रीफिंग दी थी जी, उस ब्रीफिंग में मैं भी शामिल था। सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क का आपने जिक्र किया था। जी सर वो क्या है? देखिए वो सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क जो है ना, वो लिटरली न्यूयॉर्क का लंग्स की तरह है। न्यूयॉर्क में ना वो एक क्लस्टर है, एक पार्क है बहुत बड़ा, जहाँ पे उन्होंने इतने दरख्त लगाए हुए हैं कि वो फ्रेश ऑक्सीजन न्यूयॉर्क के लिए प्रोड्यूस करते हैं। न्यूयॉर्क बहुत मेगा सिटी है और अगर एक शहर के अंदर दरख्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना करे तो शहर की एयर क्वालिटी खत्म हो जाती है। और वहाँ पे चरिंद परिंद भी जो आपके होते हैं वो भी आपके नहीं आते हैं, आपकी जो अपनी लोकल वो होती है। तो फेज 10 के अंदर भी जी प्लान है कोई ऐसा कि वो सेंट्रल पार्क की तरह एक बहुत बड़ा इस किस्म का एक अपना पार्क बनाएंगे जहाँ पे ढेर सारे इन्होंने दरख्तों के, इट्स इन द प्लानिंग फेज। बट मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे हर घर के बाहर दरख्त होगा एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रीन जोन्स थ्रू आउट। इवन वर्टिकल जो ये अपने बना रहे हो, यहाँ पे जो वर्टिकल क्लस्टर्स ये अपने लेके आ रहे हैं, आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस और नॉट, बट जो वर्टिकल क्लस्टर्स जो इन्होंने अपनी प्लानिंग की है अभी, जो कि आगे अनाउंस करेंगे अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब और ये लोग सब, दैट्स प्रीटी अमेजिंग। उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है और जो उसकी डेवलपमेंट है जिस तरह उन्होंने उसको किया है, दैट्स वेरी इंटेलिजेंट, इट्स हाईली कमेंडेबल। आई डोंट थिंक सो कि आज से पहले पाकिस्तान में इस किस्म की उन्होंने प्लानिंग की और इस किस्म की उन्होंने एक मिक्स डिस्ट्रिक्ट लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको रहना, आपका पढ़ना, आपका काम करना और ये तमाम ज़रूरियात किस तरह एक छोटे से एक क्लस्टर के अंदर आप थ्रू हायर राइज एंड थ्रू ग्रेट कनेक्टिविटी, थ्रू ग्रेट मोबिलिटी उसको करके लेके आ रहे हैं। या कुछ रेप्लिकास का आपने जिक्र किया था सर। जी बिल्कुल, वो ये था कि लाहौर, जिसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक 1200 साल से भी पुराना शहर है और लाहौर की एक टाइमलाइन रही है, लाहौर का एक हिस्ट्री है लाहौर की, जो कि लाहौर की अपनी हेरिटेज साइट्स से अपनी उस लाहौर की हिस्ट्री जानी जाती है। उसके अंदर आपका फोर्ट है, शालीमार गार्डन्स हैं, आपकी चबुर्जी है, और ये पूरी एक हेरिटेज साइट जो है वो वेरियस गजनवी डायनेस्टी से लेके, मुगलाई एरा से लेके, सिख एरा से लेके, कॉलोनियल टाइम से लेके, फिर पोस्ट पार्टीशन से लेके, फिर न्यू लाहौर से लेके, फिर अब स्मार्ट एंड मॉडर्न लाहौर, ये सारी टाइम लाइन्स है लाहौर की। तो वो जैसे कि है कि जी इनकी प्लानिंग के अंदर है कि एक लाहौर किसी तरह हेरिटेज साइट्स को ये रेप्लिकेट करेंगे अपने फेज़ के अंदर। अब वो मस्जिद वज़ीर खान को रेप्लिकेट करते हैं या चबुर्जी को रेप्लिकेट करते हैं वेरियस प्लेसेस के अंदर, वो इनके आगे फ्यूचर में देखना है। बट दे हैव प्लान्स ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट कि दे आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट द हिस्ट्री ऑफ लाहौर इन फेज 10, ताकि उसमें मॉडर्न और हिस्टोरिकल दोनों आपको फ्यूज मिले। ये तो होगी ये चीज़ें। एक चीज़ का और जिक्र हुआ था कि शाह आलम मार्केट का कोई रेप्लिका बनने जा रहा है। जी सर, वो इन्होंने बिल्कुल अभी ऑफर की है और ये बनाने भी ऐसे जा रहे हैं कि देखें अब, और ये बात आई एम ग्लैड कि आपने पूछी है, क्योंकि अगर कोई आपका इसको बिल्कुल जो और आपकी बड़ी अच्छी फॉलोइंग है, जो लोग इसमें देखते हैं, खासकर की बिजनेस कम्युनिटी, मेरी उनको हम उनसे भी बात करें, हम उनको ये चीज़ बताना भी चाहते हैं कि इट्स अबाउट टाइम कि वो अपने एग्जिस्टिंग मार्केट्स की न्यू वर्जन्स बनाएं। अब जैसे कि अनारकली मार्केट में, बचपन में अनारकली बहुत जाता था, या शालम मार्केट में, शालम भी जग गया हुआ, बट कितने कितने साल हो गए कि ना मैं अनारकली गया, ना मैं शादमान गया हूँ, ना मैं शालम गया हूँ। मुझे माल रोड पे गए हुए सालों साल हो गए होंगे यार,
क्योंकि मेरा जाना ही नहीं बनता, ना मुझे टाइम नहीं होता। और जब आपका शहर इतना बड़ा हो जाता है ना, आपकी ज़िंदगी में से टाइम ख़त्म हो जाता है जी। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि फेज़ 10 के अंदर सबसे कमाल चीज़ है, वो है कि इट्स गोइंग टू बी सिटी दैट गिव्स यू बैक योर टाइम। ओके। ठीक है, आपका वक्त बचाएगी जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगती है उसमें। तो इन ताजरों का हमारा ये कहना है कि फेज़ 10 की भी टाउन प्लानिंग हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त वो कर रहे हैं। उनके रोड्स, बहुत बड़े रोड नेटवर्क बन रहे हैं। रोड नेटवर्क बनने के साथ उनके ब्रिजेस का, उनका लूप का, बोथ फॉर हैवी ट्रैफिक एंड फॉर लाइट ट्रैफिक एंड फॉर पेडेस्ट्रियंस, उन्होंने इन तीनों स्ट्रीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये मार्केट्स जो हैं, अगर ये मार्केट्स अपने नए वर्जन्स बनाएं आके फेज़ 10 टाइप एरिया के अंदर, जहाँ पे इनको गोदाम भी मिल जाए, इनको ट्रक्स वगैरह की, क्योंकि इनका माल आना होता है रावी वगैरह, या रावी कह रहा हूँ सॉरी, आपके जीटी रोड से या मोटेवे की तरफ से, इन जो भी इनके गुड्स आते हैं फिर वो स्टॉकअप होते हैं, तो उसके लिए इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी फेज़ 10 सारा प्रोवाइड कर रहा है, वो बना रहा है सारा। और इन मार्केट्स को भी आगे जाके ये लोग इंगेज करेंगे। इनकी पूरी टीम है, इन्होंने पूरे अपना इसका इकोनॉमिक प्लान बनाया हुआ है कि किस तरह ये सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए और एक सर्टन उनके लिए, बल्कि बिजनेस कम्युनिटी ऑफ लाहौर को किस तरह ये केटर करेगा और उनकी नीड्स को करेगा। तो ये पूरा वो मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे ये इन्हीं के नए वर्जन्स बना लें। एक वहाँ की एयर क्वालिटी इतनी गंदी है जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, ये लोग इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि ये अच्छे, दे वेरी रिच पीपल, दे आर द बिजनेस पीपल ऑफ लाहौर, और ये इतनी गंदे एरिया में इनकी दुकानें हैं जहाँ पे खुद काम करते हुए इनको ये नहीं एहसास होता कि हमारी खुद सेहत ख़राब हो रही है। वो नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन चीज़ें, फिर एक फायर का कोई हादसा हो जाए, पूरे के पूरे प्लाजे जल जाते हैं। वहाँ पे तो फायर ट्रक भी नहीं अंदर जा सकता, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं अंदर जा सकती। फिर अगर ये ऐसी जगहों पे लोकेटेड हो जहाँ पे मुझ और आप जैसा कंज्यूमर इनके पास डायरेक्टली जा सके, तो आप सोच सकते हैं कि इनका बिजनेस कितना बूम होता है। जी। अगर मैं हॉल रोड नहीं अब जाता, आप कब गए थे लास्ट हॉल रोड, मुझे बताएं। सर मुझे साल हो गए। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि अब आप 10 से 15 मिनट के अंदर ड्राइव करके आप चीज़ों को ढूंढते हैं। जी। तो इसी तरह जो हमारे लेगेसी मार्केट्स हैं लाहौर में 400 से ज़्यादा मार्केट्स हैं बाय द वे। अगेन वो मेरी आप रिसर्च वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो DHNM से सारे मैंने उनके लिए रिसर्चेस की थी, और अब ये सारी पब्लिक के लिए फ्री पड़ी हुई हैं। जी। ये सारी की सारी पब्लिक के लिए फ्री लर्निंग के लिए पड़ी हुई हैं, और दूसरी सोसाइटीज़ के लिए भी कि आप इन चीज़ों से लर्न करो और अपने उसमें डालो। तो दोबारा उसी बात पे आते हैं, तो हमारे इनको यही पैगाम है कि आप अपनी इन मार्केट्स के नए वर्जन्स बनाना के बारे में सोचें, और इनको ऐसी जगह पे लेके आएँ कि जो नया और मॉडर्न लाहौर है उसकी जो डेमोग्राफी है वो आपसे बिजनेस कर सके। क्योंकि अभी आपके साथ जो बिजनेस लोग कर रहे हैं वो एक सर्टन जोग्राफिकल आपके क्लस्टर में, जोग्राफिकल क्लस्टर के आपके लोग हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस इंक्रीज करे तो अपने बिजनेस को अब आपको मल्टीपल लोकेशंस पे ऐसे लेके जाना होगा, ताकि आप न्यू लाहौर की भी पॉपुलेशन को कैटर कर सकें। भाई 1.5 करोड़ की आबादी होने को आ रही है जी। ठीक है, तो कोई एक लाहौर के लिए पूरा एक हफी सेंटर तो काफ़ी नहीं है। जी ऐसे ही। और हफी सेंटर के कितने मिनी वर्जन आपको थ्रू आउट हर जगह पे आपको अब बने हुए मिलेंगे, छोटे छोटे क्लस्टर्स में इन चीज़ों में। तो बिजनेस के लोगों को भी इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, और अपनी फ्यूचर प्लानिंग को इसी तरह ऐसे जो नई सब सिटीज़ आ रही हैं उसके अंदर इंटीग्रेट करें। और वो शुरू में इंटीग्रेट करने का फ़ायदा ये होता है कि एक आपको शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर आपके हिसाब से बना दिया जाता है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी नीड्स को पूरा कर लेता है। और आई डोंट थिंक सो कि अभी कहीं पे भी कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है जो कि इनकी नीड्स को इस तरह केटर करे। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं IT सिटी बनाऊँ, तो मुझे IT सिटी बनाने के लिए क्या करना होगा कि IT के लोग मेरे पास आएँ और वो कहीं और ना जाएँ, मेरे पास आके अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज बनाएं, ऐसी चीज़ें करें। मुझे एक तो पहले जो वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी का और फाइबर ऑप्टिक वायर का मुझे वो इस बैंडविड्थ का डालना होएगा कि उनको उतनी इंटरनेट सर्विसेज मिल सके। फिर वहाँ पे जो आके उनका स्टाफ काम करता है, उनके आने के जाने का, उनके खाने पीने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए हो, क्योंकि IT का काम होता है 24 घंटे का। रात को इनके ज़्यादा लोग होते हैं, तो रात को अगर ये अपने सर्विस चलाते हैं तो उस वक्त इनकी दुकानें खुली हो, खाने पीने की चीज़ें हो, लड़कियों की और ख़वातीन की सेफ्टी हो उस एरिया के अंदर कि वो आ जा सके। तो पूरे इको इलेक्ट्रिसिटी की उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई हो वहाँ पे। और इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें हैं कि उसी के साथ ऐसी एक मार्केट्स हों जहाँ से आपको IT इक्विपमेंट मिल सके। इसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। मेरा ख्याल है जो अगला मेरा क्वेश्चन है वो इसी के मुतालिक था। दो चीज़ें उस क्वेश्चन में शामिल हैं। एक तो बिजनेस हब, लास्ट मीटिंग आप उसमें मौजूद नहीं थे, मेरी पिछले दिनों मीटिंग हुई है PD साहब से। एक 3000 कनाल पे बिजनेस सब प्लान किया हुआ है। जी। और एक चीज़ उसमें ऐड ऑन की थी कि कॉन्सुलेट तकरीबन सारी की सारी उनको इनवाइट कर रहे हैं कि यहाँ पे वो अपना आके कॉन्सुलेट का ऑफिस बनाएं। जी बिल्कुल, आपने ये दोनों चीज़ों का आप बड़ी अच्छी आपको इंसाइट है। देखिए मैं आपको जब एक बात की ना कि इसकी जो प्लानिंग हो रही है, जब वो इंशाल्लाह ये अपने लॉन्च पे अनाउंस करेंगे, एंड दैट इज़ समथिंग जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर
will be doing, and he deserves to say all of that because he's worked very hard on it. जो उसकी प्लान लाहौर यूज्ड टू बी एन इंटरनेशनल सिटी. यहाँ पे पहले चाइनीज़ पॉपुलेशन होती थी, बहुत होते थे. अब लाहौर इंटरनेशनल सिटी नहीं रही है. यहाँ पे अब आपको ज़्यादातर बेशतर पाकिस्तानी मिलेंगे. फॉरेनर्स हमारे शहर को छोड़ के चले गए. अच्छा. एंड वी वांट टू ब्रिंग देम बैक ओवर हियर. और ये DHA की एक बड़ी ज़बरदस्त एक इनकी ख्वाहिश थी. इन्होंने इसके ऊपर बातचीत की थी. उसके ऊपर फिर इन्होंने वर्किंग की और कोई ऐसी फॉरेन डिस्ट्रिक्ट की भी प्लानिंग है इसके अंदर. और ये भी प्लानिंग है कि जो एम्बेसीज़ क्योंकि इस्लामाबाद बेस्ड होती हैं या कुछ कराची बेस्ड हैं, तो उनके हर एम्बेसी के अंदर एक होता है कमर्शियल अटैचे, जिनका काम होता है दोनों मुल्कों के बीच में तिजारत को प्रमोट करना. जी. तो इस्लामाबाद में बैठ के तिजारत प्रमोट नहीं होती है. वो या तो लाहौर में बैठ के होएगी या वो कराची में बैठ के होएगी, जो आपके मेन बिजनेस आपके हैं. जब लाहौर में खुल जाते हैं तो फिर सियालकोट और क्या कहते हैं वज़ीराबाद और गुजरांवाला, इन सबको आप टारगेट कर सकते हो. तो इनको एक इनवाइट किया जाएगा क्लस्टर के लिए जो कि ये डेवलप करें. लाइक अगेन सेड, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, बट जो आगे जाके आपको ये पूरी डिटेल देंगे. लाइक ए सेड, आपने बोलता ना कि फेस सबसे कमाल बात की, मतलब उसका अर्बन टाउन प्लान, और हर सोसाइटी का अर्बन टाउन प्लान ही उसकी सबसे कमाल बात होनी चाहिए. जो इसका अर्बन टाउन प्लान होएगा और जो इसकी डेवलपमेंट और जो चीज़ें इसमें होएंगी, इतने बड़े शहर में होएंगी. इसको ऐसे तो नहीं फ्यूचर ऑफ लाहौर वो कह रहे हैं, किसी वजह से ही कह रहे हैं. हमारा प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ का था, आप नहीं आ सके. एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ कोई आपकी इसके ऊपर ब्रीफिंग थी फेज़ 10 के ऊपर. कोई इंटरनेशनल शख्स आए हुए थे यहाँ पे, बहुत बड़े मुल्क के. तो उसके बारे में कोई आप खबर ब्रेक करेंगे? नहीं सर, मैं कोई इसके बारे में खबर तो बात करके मुझे तो वो कर दिया. यस सर, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि यस, फेज़ 10 के अंदर ढेर सारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स और इन चीज़ों का बिल्कुल प्लान हो रही है. और बाहर से लोगों की ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुद वो DHA को अप्रोच कर रहे हैं. और DHA को इसके अंदर अभी से काफ़ी ज़्यादा जो ये आगे प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें हॉस्पिटल का, स्कूल्स का, इन चीज़ों का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अभी से अप्रोच किया. दैट इज़ बिन अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स कि एक अभी फेज़ इन्होंने अपना इस एक पूरा इन्होंने सब्सिडी को अनाउंस किया और मार्केट में लोगों को पता चले कि लॉन्च होने जा रही है. तो पिछले 5-6 महीने से इंगेजमेंट इनकी बड़ी स्ट्रांग हो गई है. तो येस, यू आर राइट कि कोई एक शख्सियत आए हुए थे, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे. येस, उन्होंने फेज़ 10 में बिल्कुल इंटरेस्ट लिया है और वो एक फॉरेन कंट्री से बिल्कुल उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो फेज़ 10 के अंदर इसी तरह और भी काफ़ी उन्हें इंटरेस्ट लिया है इन्वेस्टमेंट करने का. यानी मेरी खबर फिर ठीक है कि गुज़िश्ता रोज़ जो बात हुई है वो सिर्फ फेज़ 10 के ऊपर हुई है? जी, फेज़ 10 के ऊपर बारे में बात हुई. अच्छा. आपने एक ब्रीफिंग में जिक्र किया था स्मार्ट हाउसिंग का. जी. स्मार्ट हाउसिंग, स्टूडेंट्स लिविंग, छोटे यूनिट्स, उसके ऊपर आपने क्या स्टडी किया? जी बिल्कुल, थैंक यू. आपने बड़ा एक उसका इम्पोर्टेंट वो याद है. अरे स्मार्ट हाउसिंग का ये है कि फेज़ 10 जो होएगा वो पूरी स्मार्ट हाउसिंग, स्मार्ट मैनेजमेंट की तरफ होएगा और वो AI के थ्रू मॉनिटर होएगा. उसमें ये होएगा कि आपके घर में कौन आ रहा है, कब जा रहा है, फेशियल रिकग्निशन, इन चीज़ों के थ्रू. दीज आर रियली अमेजिंग. आपको अगर एक क्राइम हो कि आपको बताओ कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे आपकी गाड़ी के पहिए कभी चोरी नहीं होंगे, आपकी गाड़ी चोरी नहीं होगी, आपकी मोटर बाइक चोरी नहीं होएगी, क्योंकि हर बंदा जो वहाँ पे जा रहा है, फिर रहा है, वो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी कैमरास के थ्रू मॉनिटर हो रहा है. और जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वही सिक्योरिटी कैमरा या वो सिस्टम जो है उन रेजिडेंट्स को पहचानता है. उसको पता है कि हाँ, इस घर में ये रब नवाज साहब का घर है, ये उनके बीवी बच्चे हैं, और ये बंदा जो एक नया आया हुआ जो उनके घर में फिर रहा है, ये तो मेरे सिस्टम में आइडेंटिफाइड नहीं है, ये कौन है. तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको रेड मार्क करना शुरू कर देता है. तो AI स्मार्ट मैनेजमेंट जो होती है वो यही चीज़ें होती हैं. वो एक एक चीज़ को ट्रैक करके रखती है कि अच्छा आपके घर कोई बंदा आया तो वो कितने बजे के. एंड इस चीज़ से आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस वैल्यू इनक्रेडिबली शूटअप करती है जब आपको पता हो कि यार आपके घर की सिक्योरिटी कितनी ज़बरदस्त है. आपको आपके घर में, आपके एरिया में फिरने वाले एक एक बंदे के बारे में आपको पता होता है कि यार ये कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है. वहाँ पे आप अपनी खुद की जो सिक्योरिटी ओवरऑल जो आपका अपना सिक्योरिटी ब्लैंकेट होता है, इट्स रियली फिनोमिनल. सर, आपने ग्रीन बेल्ट्स और ट्री कवर के ऊपर बड़ी डिटेल बात की थी. जी, उसके बारे में देखिए, जो अगर यहाँ पे जो इनका ग्रीन बेल्ट से ज़्यादा जो इनका पेडेस्ट्रियन लेन्स होंगी. ग्रीन बेल्ट का तो मुझे पता नहीं है कि ग्रीन बेल्ट के बारे में, क्योंकि ग्रीन बेल्ट इज़ अगेन अ डिबेटेबल थिंग ना कि ग्रीन बेल्ट इतनी चौड़ी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए. उसकी जो पेडेस्ट्रियन जो लेन्स होती हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए. और पेडेस्ट्रियन लेन्स आपकी सिर्फ तभी बनेगी जब पेडेस्ट्रियन लेन के ऊपर दरख्तों का शेड होएगा. सिर्फ पेडेस्ट्रियन लेन बनाने से नहीं होता है, उसमें आपको साथ में दरख्त प्लांट करने होते हैं ताकि दरख्तों की शेड हो पूरी ऊपर. जब उस पर शेड होएगी तभी लोग उस पर चलेंगे. अदरवाइज लाहौर जैसे गर्म शहर में कोई क्यों सड़कों पे चलेगा. लाहौर में लोग सड़कों पे इसलिए नहीं चलते जी. क्योंकि यहाँ पे ग्रीन शेड भी नहीं है. जो हमारा यहाँ के नेटिव ट्रीज हैं, हमने तो वो दरख्त अपने काट दिए हुए हैं कितने ज़्यादा. सिर्फ ये अपने पिछले
30-40 साल के अंदर में इस शहर के साथ वो तबाही मचाई है जो कि पिछले 1500 सालों में नहीं इस शहर के साथ मचाई। अभी इस शहर को कितनी दफ़ा तोड़ा गया, बर्बाद किया गया। जब भी आके किसी एक रूलर ने दूसरे रूलर से लेना था इसको, या वो अफ़गान्स थे या गज़नवीज़ थे फ्रॉम द लोकल रूलर्स, या वो मुग़ल्स थे और या वो मुग़ल्स से सिखों से या वो ब्रिटिश से, तो इन्होंने एक दूसरे से हमेशा आपस में लड़ा है। और लाहौर के ढेर सारे पार्ट्स जो थे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वो डैमेज हुए हैं, बट वो डैमेज कुछ भी नहीं था जो हमने पिछले 30 सालों में लाहौर का किया, और ख़ास करके हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने और हमारे अपने इस शहर के प्लानर्स ने। क्योंकि अगर उन्होंने इस शहर की प्लानिंग अच्छी की हुई होती या तब उनको कोई अच्छी अकल होती, तो फिर आज ये लाहौर के जो मसले मसाइल हैं ट्रैफिक के और दरख्तों के और एयर क्वालिटी का, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एयर क्वालिटी है। आप सोचेंगे पिछले 9 से 10 सालों से एक स्कूल ईयर हमारे बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ, एक स्कूल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्मॉग की वजह से बंद हो जाता है जी। उस फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 7 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पे असर हो रहा है। और हमें खुद फील हो जाना चाहिए कि लाहौर में कितना क्लाइमेट चेंज की वजह से फ़र्क आया, कितनी गर्मी हो गई है, हब्स कितना हो गया। फिर जो रेनफॉल जब होती है यहाँ पे अजीब किस्म की रेन होती है कि आपकी अर्बन फ्लडिंग किस तरह आ जाती है। पहले तो बारिश होती नहीं कितना अरसा, फिर जब बारिश होती है तो इतनी बारिश होती है चंद दिनों में ही कि एवरीवन इज जस्ट ओवरवेल्म्ड विद दैट। सर इसी के साथ एक क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर स्टोरेज, इस पे आपने स्टडी की है सर? जी जी बिल्कुल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये है कि जो आप पानी के बारिश के पानी को आप स्टोर करते हो, ठीक है, रेन वाटर स्टोरेज को कहते हैं कि आप अपना एक्वाफर्स बनाते हो। तो आपकी सड़कें इस तरह अपने डिज़ाइन करते हो कि सड़कों से और दूसरी जगहों से पानी आपकी कलेक्ट होता है और वो अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ में जाता है। जिस तरह अभी लाहौर शहर के अंदर भी वे बनना शुरू हुए हैं और काफ़ी इन्होंने किए हैं। गार्डन टाउन की साइड पे किया है इन्होंने, गुलबर्ग में किया है, जेल रोड की साइड पे किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाहौर में आबादी हर साल, लाहौर आप समझिए कि 1.9 ईयर्स के अंदर लाहौर शहर सियालकोट शहर की आबादी को अब्जॉर्ब करता है। लाहौर इस स्पेस पे ग्रो कर रहा है, तो एक और शहर ऐड हो जाता है, एक और शहर ऐड हो जाता है। तकरीबन 9-10 लाख बंदा आप 2 साल के अंदर अब्जॉर्ब कर रहे हैं लाहौर में। इस स्पेस से लाहौर ग्रो कर रहा है। लाहौर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी, इज द सिटी ऑफ schools, it is a city of knowledge, it is a city of universities, city of hospitals, it is a city of IT, ठीक है, it is a city of manufacturing। तो खैर आपकी बात पे वापस आना, तो यहाँ पे पानी का बहुत मसला है। तो DHA के अंदर आपको पता है पानी का भी प्रॉब्लम नहीं होता, और इतना बड़ा वो शहर बनाने जा रहे हैं जहाँ पे वो कर रहे हैं। उन्होंने उसकी जगह भी इस तरह सिलेक्शन की है कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो इतना नीचे नहीं है, और उसी को रिप्लेनिश करने के लिए उन्होंने थ्रू आउट उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव जो इन्होंने अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर स्टोरेज के इन्होंने पूरे अपने प्लान्स बनाए और जो उसका हिस्सा होएगा। DHA इज़ अ रिसोर्स अबंडेंट सोसाइटी, ज़बरदस्त। और फेज 10 इज़ ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल्स। आपने एक और रिसर्च की थी कि DHA लाहौर का जो फेज़ 10 होगा जी, वो इस रीजन का सबसे ठंडा इलाका होगा, टेम्परेचर पर बात की थी। जी, इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है? जी उसकी वजह थैंक यू आपने सर। एक चीज़ होती है अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड इंडेक्स, और ये मैंने माजी में भी इसके बारे में बात की, मैं आज भी बात करूँगा। और मैं आपके जो पॉडकास्ट से जो भी लोग अभी इसको देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि आप गूगल पे जाके टाइप करें नासा UHI लाहौर, ठीक है, नासा UHI इज़ अर्बन हीट आइलैंड, ठीक है, लाहौर। तो वो एक इमेजेस के अंदर आपकी एक तस्वीर आ जाएगी जो कि भी आपकी स्क्रीन पे भी, अगर आप इसको एडिटिंग में दिखाएं, एक आपको ये लाल सी तस्वीर नज़र आ रही है जी। ये रात को नासा के थर्मल कैमरा ने, थर्मल सैटेलाइट इमेजरी से उन्होंने ली थी लाहौर की तस्वीर रात को, एंड आई थिंक ये जून या जुलाई में इन्होंने ली थी 2022 में या 2024 में। और ये जो लाल नज़र आ रहा है सारा, ये रात को हीट निकल रही है शहर से। और ये जो कोने में आपको इसके ब्लू स्पॉट्स नज़र आएंगे वो एरियाज हैं जहाँ पे दरख्तें अभी लगे हुए। अच्छा। और ये आपके बरकी और ये DHA और ये इसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे दरख्त रह गए हैं। और जो लाहौर की अकबरी गेट से लेके आपका पूरा मुल्तान रोड, गुलबर्ग वाले एरिया, गुलबर्ग में तो चले फिर भी थोड़े बहुत दरख्त है, बट उसका कॉन्क्रीट जंगल जो बन रहा है इज़ रियली क्रेजी। ये सारे एरियाज़ हैं। तो ये देखें ये शहर रात को कितनी हीट निकालते हैं। तो फेज़ 10 के अंदर क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए होंगे, फेज़ 10 का टेम्परेचर लाहौर शहर से 3 से 4 डिग्री से फ़र्क होएगा। अच्छा। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे एक तो वो नेटिव ट्रीज़ को लगा रहे होंगे, फिर दूसरा सड़कों पे ऐसे मटेरियल्स लगा रहे होंगे जो कि अर्बन हीट आइलैंड इंडेक्स के अंदर रात को हीट नहीं रिलीज़ करेगा। होपफुली वो टेराकोटा और इस किस्म के मटीरियल्स को अपने पाथवेज इन पे करेंगे, और ग्राउंड वाटर लेवल जो होएगा वो रिप्लेनिश हुआ होएगा, तो जिसकी वजह से नीचे से पानी और ऊपर से आपका दरख्तों का शेड रहेगा, तो ज़मीन जो है रिलेटिवली फिर वो कम गर्म होएगी। सर प्लानिंग के हवाले से मेरा आखिरी क्वेश्चन है
इस वक्त जो लाहौर में सबसे बड़ा कमर्शियल समझा जाता है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग को समझा जाता है। वहाँ पे जो प्लॉट का साइज़ है वो 8 कनाल का मिनिमम प्लॉट LDA ने जो कटिंग दी थी, जी ये कन्वर्टेड कमर्शियल है, बाय बर्थ कमर्शियल नहीं है। जी कन्वर्ट जब हुआ तो उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चीज़ें बनी थी वहाँ पे जो ज़रूरियात पूरी करने के लिए अंडरग्राउंड सर्विसेज वगैरह दी थी LDA ने, वो घरों की थी। एक 8 कनाल के घर में 10 लोग रह रहे हैं सर। जब उसको आप वर्टिकल में लेके जाते हैं 25 स्टोरीज, तो वो 8 के बजाय 8000 हो जाते हैं। इस चीज़ को DHA लाहौर फेज 10 के कमर्शियल के साथ कैसे आप कंपेयर करेंगे? सर एक तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं जिसने एक बड़ी ज़बरदस्त पढ़ी लिखी बात कही है Sir, और ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। आई थिंक दैट यू बीइंग अ रियल्टर दिस शोज द डेप्थ दैट यू हैव अबाउट योर फील्ड एंड योर नॉलेज। यू आर एब्सोल्युटली राइट। गुलबर्ग जो था वो एक रेजिडेंशियल एरिया था जी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गुलबर्ग के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू लाहौर में इस वक्त सबसे ज़्यादा इतनी है क्योंकि स्केर्सिटी की वजह से। सर एक प्लॉट 2 बिलियन का है। जी मैं भी आपको बता रहा हूँ। और आप देखें कि उस इलाके के, मैं 33 साल गुलबर्ग में रहा हूँ जी। उस इलाके में पानी की प्रॉब्लम है। उस इलाके में कोई तेज़ हवा चलती है बिजली चले जाती है। ट्रैफिक इतनी कंजेस्टेड है उधर, इतनी हाई ट्रैफिक होती है वहाँ पे गुलबर्ग में जाके, क्योंकि आपकी एक मेन बुलेवार्ड है, फिर लिबर्टी वाली रोड है, फिर आपकी एम मालूमबारी रोड है, और वो मिनी मार्केट से टर्न करके वही एक लूप जो आपका बनता है गुलबर्ग का, यही एक आपका लूप बनता है। और इट्स गुलबर्ग अब बन गया है ऑफिस का हब। और ये हाई राइज जब आप इतनी ज़्यादा बना देते हैं तो पहले एक 4 से 8 कनाल के घर में वहाँ पे चले 2 घर होते थे, 4 घर होते थे, 10 घर होते थे। अब आपने 4 से 8 कनाल में 24 स्टोरीज के ऊपर आपने मल्टीपल अपार्टमेंट, 200-300 अपार्टमेंट्स आपने डाल दिया, आपने ऑफिसेज डाल दिए। यार उनका पानी कहाँ से आएगा? उनका सीवरेज कौन हैंडल करेगा? इतना जो आप वॉल्यूम ऐड किए जा रहे हो सिर्फ स्काईलाइन बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है उसका? ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगी? मैं इसी के ऊपर आ रहा था। ट्रैफिक आप कैसे करेंगे उसको? तो इन सारी चीज़ों की वजह से अर्बन हीट आइलैंड इंडेक्स आपका बनता है। इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है, कंजेशन क्रिएट होती है। तो एक पॉइंट पे जाके ना जब शहर इंटरनेशनली आप देखें कोई अर्बन डेवलपर्स होते हैं, वो शहर एक पॉइंट पे जाके बड़े शहरों को, मेगा सिटीज़ को, उनकी डेवलपमेंट को रोक देते हैं और छोटे शहरों को बनाना शुरू कर देते हैं। मुल्तान डेवलप हो, गुजरांवाला डेवलप हो, सियालकोट डेवलप हो, उनकी आबादी बढ़े, उधर लोग जाके रहना शुरू करें। लाहौर कब तक लोगों को और इतना अब्जॉर्ब करेगा? कराची वाला हाल हमारा हो जाएगा जी। मेगा सिटी। और हमारी कोई जकार्ता या टोक्यो या न्यूयॉर्क टाइप या लंदन टाइप हमारी प्लानिंग नहीं है कि हम मेगा सिटी हों और हम 3-4 करोड़ की आबादी को बर्दाश्त कर सकें और हम उसको चला सकें। ठीक है, हम कराची के 2.5-3 करोड़ पे हम फेल कर गए हैं। ठीक है, और लाहौर अभी तक हम मैनेज करें, लाहौर का बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट लाहौर के चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। जो लोग लाहौर में रहते हैं उनसे पूछे, मैं और आप लाहौर में रहते हैं, हमारा कितना वक्त ज़ाया होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। हम नहीं जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि मोबिलिटी, और जो आपको टाइम मोबिलिटी की वजह से लगता है। पीपल वैल्यू द टाइम नाउ यार। 7 दिन काम करने के बाद आप एक जगह पे जाओ, मेरे को शादमान जाना, माल रोड जाना, मेले में फेज 6 में रहता हूँ, खुद मिलता है मुझे कितना टाइम उधर लगता है, वापस आने जाने में 1.5 घंटा मेरा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, तो मेरा दिन किधर से किधर पे चले जाता है। सर कमर्शियल मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग एंड कमर्शियल DHA लाहौर फेज 10 जी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए कमर्शियल मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग इज डिफरेंट। वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत पुराना है, उसकी वैल्यू डिफरेंट है, उसकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के हिसाब से। अच्छा, प्लानिंग फेज 10 की आप बात कर रहे हैं जी। वो फेज 10 इज, इट कांट बी कंपेयर्ड। ओके, फेज 10 इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ लाहौर फॉर ऑल दिस एंटरप्राइजेज। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डाल रहे हैं, जो सड़कों का साइज होएगा, जो वहाँ की लैंडस्केपिंग होएगी, जो उसके साथ पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। कि देखिए, जब आप कमर्शियल मार्केट बनाते हैं तो कमर्शियल मार्केट के अंदर लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, एक कैचमेंट एरिया से आते हैं। अगर वो B2B नहीं है कि अगर वो शालम टाइप या अकबरी मंडी टाइप या आपकी जो आजम क्लॉथ मार्केट है उस टाइप नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ वो बिजनेस जाता है खरीदने के लिए उनसे। ठीक है, तो अगर वो कमर्शियल मार्केट्स हैं तो उनको तो लोग चाहिए उधर जाने के लिए, रेजिडेंट्स चाहिए, उनको बायर्स चाहिए। और जिस किस्म की उधर पार्किंग की, उधर मोबिलिटी का जिस किस्म का सारा सिस्टम बन रहा है, इट्स समथिंग टू वर्थ सी। कितनी आबादी होगी ट्रेंड की? ये आई कांट से फॉर श्योर, बट आई थिंक अप टू 1 मिलियन तो हो जानी चाहिए। इट शुड बी एबल टू अब्सॉर्ब अप टू 1 मिलियन नाइसली, और मे बी मोर, बिकॉज में वर्टिकल्स भी लेके आ रहे हैं, ग्रीन वर्टिकल्स लेके आ रहे हैं, मिक्स यूज लिविंग्स लेके आ रहे हैं अपनी। इन्वेस्टर के लिए एक सवाल है, आज वो इन्वेस्टर फेज 10 में इन्वेस्टमेंट क्यों करे? 100% safest and best guaranteed return and the best return across any real sector in Pakistan. देखिए, it's a no-brainer. DHA के अंदर जिस बंदे ने आज तक, और DHA कोई भी फेज़ हो, किसी ने भी आज तक DHA में इन्वेस्ट किया है,
उसको मोर देन 2500% प्रॉफिट उसको रिटर्न आया है अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद, और ये हमारी स्टडीज़ हैं जो कि हमारे इस पर पड़ी हुई है, मोर देन 2500% प्रॉफिट आया है। तो इट्स अ नो ब्रेनर, ये तो वो सवाल ही नहीं है। आई आप मुझे खुद बताइए कि डीएचए के अंदर तो जिसने इन्वेस्ट किया है वो डीएचए के किसी भी फेज में इन्वेस्ट किया हो, और स्टार्ट डेट से आज के दिन में डेट में देखें किस में फ़र्क है, और लाहौर में सबसे ज़्यादा रिटर्न है आपका डीएचए में। ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या मशवरा देंगे सर? ओनली इन्वेस्ट इन हाउसिंग सोसाइटी जो कि आपकी ओनरशिप को कंफर्म करती है, प्लेस लाइक डीएचए। एंड आई डोंट वांट टू साउंड जस्ट लाइक अ डीएचए पर्सन, बट आई जस्ट वांट टू से कि जो है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है जी। और आप फेज 10 और जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करें, बिकॉज आज आप फेज 6 को देख लें, फेज 5 को देख लें, फेज 10, कोई भी डीएचए का फेज हो अब उसको देख लें। जब वो नया नया लॉन्च होता है तो ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर हर किस्म की स्पेकुलेशंस होती हैं, मगर जिन लोगों को पता होता है उनको पता होता है। और वो जब जिन्होंने आज तक इन्वेस्ट किया, आज देखें कि जिसने फेज 6 के मेन ब्रॉडवे के ऊपर अपना प्लाजा लिया हुआ, कमर्शियल प्लाजा जिसका ये डॉलमेन के सामने जिनके ये लेन्स हैं, जिसने सी ब्लॉक कमर्शियल में लिया हुआ फेज 6 का, जिसने फेज 5 में लिया हो, आज कितने उनके रिटर्न आ रहे हैं आप मुझे खुद बताएं। सर बहुत ऊपर चल, तो फिर यही इस वक्त जो 4 मरले का कमर्शियल प्लाजा एमबी पे है उसकी कीमत 25 करोड़ पे है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, और से किराया जो है, अगर अब क्योंकि मुझे किरायों का भी पता है, क्योंकि आगे दिस इज वेल्थ ना, आपको जो रेंटल इनकम आती है वो आपकी तकरीबन कोई 16.5 लाख रुपए से लेके 35-40 लाख रुपए तक पहुंची हुई है आपकी महीने की इसकी रेंटल इनकम्स की। सर कमर्शियल आप राया का देख लें, वो 14 करोड़ का डीएचए ने बेचा हुआ है, आज वो 50 करोड़ का। तो मेरा आपको ये कहना है कि फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी आपने खुद ही जवाब दे दिया, एंड आई थिंक कि किसी की बात से ज़्यादा उनको खुद इस चीज़ को देखना चाहिए कि किधर रिटर्न है और किधर ओनरशिप और उनके लिए उनकी अपनी सिक्योरिटी एंड कंफर्ट है कि उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में और ख़ास करके लाहौर में किन के साथ सेफ है। ओके, जो पहली बार फेज 10 में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको किन गलतियों से बचना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए सर? फेज 10 में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा है, एक तो आई डोंट नो कौन सी गलती, फेज 10 में तो इन्वेस्टमेंट करना इज़ श्योर शॉट, इट्स आई मीन आप डीएचए में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसकी तो 100% आपको ओनरशिप की कन्फर्मेशन है, प्लस रिटर्न तो उसका इज़ गोइंग टू बी 100% फिनोमिनल, क्योंकि फेज 10 जैसा तो कोई और फेज़ है ही नहीं, और डीएचए अपने हर फेज़ को लॉन्च करता है, फेज 10 तो अब लॉन्च हो। डीएचए लाहौर और बायर के दरमियान में एक फोर्स और है, और वो है, मैं आपको बताता हूँ वो फोर्स क्या है, वो है उनके रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड डीलर्स की और रियल्टर्स की। जी, सिर्फ और सिर्फ देखें, ये मेरा लोगों को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मशवरा है कि आपने अगर डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने डीएचए के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी कमर्शियल हो या आपने रेंटल लेना हो, प्लीज़ सिर्फ ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड डीलर्स और जो उनके रियल्टर्स हैं उनके साथ काम करें, क्योंकि वो डीएचए के सिस्टम को जानते हैं और समझते हैं, और वो आपको हमेशा सही प्राइस बताते हैं और कोई भी ऐसे इनविजिबल चार्जेस बीच में नहीं डालते जो कि दूर से बाहर के लोग आपसे डालते। तो इस फ्रॉड से ज़रूर बचिएगा। डीएचए ने इसीलिए एक अपनी रजिस्टर्ड और ऑथराइज डीलर्स और रियल्टर्स की एक एसोसिएशन बनाई हुई है, सिर्फ इसी चीज़ को देखने के लिए। सारी लर्निंग्स है इनकी। सर डीएचए की वेबसाइट पे जो लिस्ट है वो मौजूद है, जी जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनकी, बिल्कुल, और उसको देखा करें, उसको बिल्कुल रेफर किया करें। कोई भी अपनी डील करने से पहले देखा करें कि जो आपका रियल्टर है या आपका जो भी प्रॉपर्टी डीलर है, जो बंदा आपको सर्विसेज दे रहा है, वो उस लिस्ट के ऊपर मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके साथ डील ना करें, आप सिर्फ ऑथराइज लोगों के पास जाएं। एंड पे हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। ओके सर एक लफ्ज में फेज 10, फ्यूचर ऑफ लाहौर, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। और एब्सोल्युटली उसका ब्लूप्रिंट तो इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट डेफिनेटली। फेज 10 की सबसे बड़ी ताकत उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, अनडाउटेडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो रही है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसका। फेज 10 की प्लानिंग डेवलपमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज डेवलपमेंट कॉस्ट। हाँ, ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ह्यूज, फिनोमिनल। मैं 60, आप समझिए कि 60 लाख रुपए एक किनाल की डेवलपमेंट कॉस्ट है। ये जो अब हम देखते हैं ना लोग कि ये सड़कें बनी हुई हैं और वाटर टैंक और पानी आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये जब पहले कोई आके देखा करे कि ज़मीन का टोटा होता है या छप्पड़ होता है या देहात या खेत होते हैं, इस किस्म के होते हैं, उसको एक पूरी हाउस सोसाइटी में लाने की पूरी कॉस्ट आती है, उसके नीचे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डलता है। और जब आपको कह रहा था ना कि ये आगे फेज 10 की जो प्लानिंग और जिस तरह ये बनेगा, इधर अर्बन फ्लडिंग कभी नहीं होएगी। जो इसकी पाइप्स वगैरह अंदर डालेंगे उसके अंदर तो आप ट्रक गुजार लें लिटरली, ये उसकी वो हो रही है। तो उसकी कॉस्ट जो है सबसे बड़ा उसका चैलेंज होएगा। आई थिंक देखने वालों को एक चीज़ और बता दें कि इसमें खाली कॉस्ट नहीं होती, इसमें जो लैंड डीएचए के पास होती है उसका इस वक्त जो 10 की प्लानिंग है तकरीबन 57% के करीब वेस्टेज में जा रहा है,
और 43% यूजेज में आएगा। जी बिल्कुल सर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? बोथ, एब्सोल्युटली बोथ। लॉन्ग टर्म इसलिए बिकॉज लॉन्ग टर्म तो इट्स शॉर्ट विनर, शॉर्ट टर्म इसलिए बिकॉज इसकी प्राइसेस आर सर्टनली गोइंग टू गो अप। अभी तो आपको भी पता है कि दिस इज जस्ट इसका तो ऐसा भी लॉन्च होकर जब इसका इंजन चलेगा तो यू विल सी। मैं नहीं, आई एम नॉट एट यू नो फ्रीडम के मैं आपको बताऊं या मैं करूं कि अभी आगे क्या होने जा रहा है, बट करीब बहुत कुछ होने जा रहा है। आपको पता है ऑलरेडी, आपको पता है कि अगस्त में इसकी एक लॉन्च अनाउंस हुई है, डीएचए ने खुद इसका अनाउंस किया है और वो लॉन्च से आप देखेगा क्या मोमेंटम ये बिल्डअप कर रहे हैं। सर लॉन्चिंग में क्या चीज़ें आ रही हैं जो अभी अगले हफ्ते या 10 दिन में लॉन्चिंग होने जा रही है? सर आई थिंक सो कि 14 अगस्त के बाद होएगी और उसमें फेज़ 10 को लॉन्च कर रहे हैं। मैं अभी आपको उससे ज़्यादा और कुछ नहीं ऐसे बता पाऊँगा। फेज़ 10 को लॉन्च कर रहे हैं प्रॉपर, इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक इंजन। बैलेटिंग के प्लान के बारे में आपके इल्म में कोई बात हो? होगी, होनी तो है सर। जी जी बिल्कुल होनी, और ज़बरदस्त होनी। उसकी कोई टाइमलाइन? इसी साल में होगी इंशाल्लाह और अनकरीब होगी, इस लॉन्च के थोड़ी देर से बाद में होगी। आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब जो हैं वो इसके जो है ही इज़ प्लानिंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और ये वो और उनकी टीम का राइट बनता है कि वो उसके बारे में अनाउंसमेंट करें। उन्होंने बहुत मेहनत की इस पर, बहुत मेहनत की है। फेज़ 10 में जो लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए करने का सोच रहे हैं उनके बारे में आप पॉजिटिव हैं? जल्दी अच्छी खबर मिलेगी उनको? आई थिंक देर वेरी इंटेलिजेंट पीपल टू हैव इन्वेस्टेड इन, डेफिनेटली उनको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। एंड इट्स नॉट कि मैं ये कह रहा हूँ, इट्स जस्ट मार्केट इंडिकेटर्स और जो इनकी प्लानिंग है सारी चीज़ें। कोई देखें, आप लोग रियल एस्टेट सेगमेंट में आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग चीज़ों को देख के बता सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को देख के बता सकते हैं। और मैं दोबारा उसी बात पे आ जाऊँगा जो हमने शुरू में की थी, DHA इज़ नंबर 1 फॉर अ सर्टन रीज़न। ठीक है जी, तो DHA इज़ नंबर 1। सर आपने बहुत डिटेल से हमें बताया, लोगों को समझाया DHL और फेज़ 10 के बारे में। सैयद अली तबरेज़ बुखारी साहब हमारे मेहमान थे, बड़ी डिटेल से बता रहे थे। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के सवालात के जवाब उनको मिल गए होंगे। इनकी गुफ्तगू के मुताबिक इस वक्त DHL और फेज़ 10 में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन मौका है। आज ही फैसला कीजिए और आने वाले दिनों में फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया।